संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स क्वेश्चन को आज जानेंगे। तो देखिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा तिथि 14/5/2023 को जो हुआ उसमें क्या क्या करंट से क्वेश्चन बना उसको देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 30। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिंस हैरी ने लिखा है। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो ताइवान। और नेक्स्ट देखिए कि पोप जो है पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वह जर्मनी के मूल निवासी थे, सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, ये भी सही है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो यति एयरलाइंस का हो गया। और दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया था। और विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है 2 फरवरी को। और मध्याह्न भोजन को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनः निर्मित किया गया? 2021 में। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पिछली वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। और नेक्स्ट देखिए, फॉर्म डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विमल जलान है। अति महत्वपूर्ण है। और निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। और नेक्स्ट देखिए, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो सही कथन देखते हैं दूसरा, राष्ट्रीय अवसूचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजन सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का किस स्थान पर था? तो 10वां था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सुमेलित नहीं है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2015। बाकी जो है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में चला था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में चला था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 में चला था। तो ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है सभी। और 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय जैविक डेटा किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में क्या रहा है? निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसरो और नासा। और मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही वाला देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी में 2020 में 130, 2022 में 132 तक गिर गई। और नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें जो है सही वाक्य है, जीएसडीपी का 35% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए,
कि किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया। टैक्सेस स्कैंडल। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेल है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपया। और नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो तुमकुर कर्नाटक में हुआ। और नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सब्सिडी 9% हो गया। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट, भारत के G20 प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। और नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS वागीर। और 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। और दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो अनुराधा राय हैं। और नेक्स्ट देखिए, ACO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही जो है, संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान ACO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और ACO फिल्म महोत्सव में ACO देश की फिल्म दिखाई जाएगी। और नेक्स्ट देखिए, किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो क्रिप्स हिपकिंस को। और भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB स्थित है जामनगर में। और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत है नाटू नाटू के रचनाकार MM किरवानी है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद ही कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, UPSSC 1 दरोगा परीक्षा जो 30/4/2023 को इसी साल हुआ, उसमें कौन सा करंट का क्वेश्चन आया? देखिए कौन कौन सा आया। तो ये देखिए, 2027 से 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह तीसरा राष्ट्रीय वन्यजीव का कार्य योजना था, तो सही है। और NWAP के 10 घटक हैं, तो ये गलत है। और नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है ये। और नेक्स्ट देखिए, पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में देश में मनाया गया था, तो पेरियार केरल में मनाया गया था। और हाथी प्रोजेक्ट जो है 1992 से मतलब भारत सरकार के द्वारा अमल में लाया गया है। और नेक्स्ट देखिए, किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया था? मिस्र में किया था। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजित किया गया था? मिस्र में। और 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो 1.5 डिग्री से। और COP27 के दौरान सेनेगल ने 7 निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? तो स्पेन ने। और नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन जो है, पहले सही कथन जान लेते हैं। सही कथन, COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत की है, तो सही बात है। और नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, तो ये भी बात सही है। जबकि COP26 प्रधानमंत्री मोदी ने 250
गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की थी, तो यही गलत है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब देखिए, कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के समान मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया था? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो CRI। और भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये दोनों। और देखिए, BPSC 68 प्रीलिम्स जो परीक्षा 12/2/2023 को जो हुआ था, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग को किया गया। और 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो बोधगया में किया गया था। और किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय ने किया। और नेक्स्ट देखिए, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण ATSI कार्य को पूरा किया है? तो 576। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो किरीट पारेखी समिति, याद रखिएगा। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो वो जो नहीं किया गया था, तो नवी मुंबई, सूरत, भोपाल। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन था प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं आंसर था इसका। देखिए, नॉट। अब 5 सितारा मंदिर के बारे में जान लेते हैं। 5 सितारा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। और प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ईटानगर में किया है। और किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो हिमालयी याक को किया गया है। और भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल में इंडिया पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? श्रीनगर में किया गया। और भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी में किया है। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सुखना झील, चंडीगढ़। और भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? सितंबर। और चीन के तियांगंगे अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का क्या नाम है? तो मैंगटियन नाम है। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो मोना लोआ है। और किसे हाल ही में उसके उपन्यास द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो सोहान करुणा तिलक। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 के थीम क्या थी? तो अंतरिक्ष और निरंतरता था। और किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कॉलिन डिक्सन का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? तो परमेक्रिसेस है। और किस देश ने सेगनल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो स्पेन है। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो जापान ने किया है। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्वल्स
इक्वेलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। तो जास्का और अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनाइड रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमस है, ऑप्टिमस। और नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा जो है 12/2/2023 को जो आता है उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है कि निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। तो इसमें जो है सही पहले कौन कौन है वो जान लेते हैं कि भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है, सही बात है। और नेक्स्ट देखिए, भारत राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, तो कथन सही जो नहीं है वो भारत में कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 4 गीगावाट है, तो यही मतलब सही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुआ था। क्वाड 2022 में बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई। और क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा की थी, ये सही है। और नेक्स्ट देखिए, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? तो ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया है, ये सही है। और नेक्स्ट देखिए, भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, ये भी सही है। और भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है, ये भी सही है। फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। और वर्ष 2022 में दिए गए पद्म भूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया और कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। और नेक्स्ट, प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया, तो ये सही था, पहला और दूसरा सही था। और नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया है, तो मोह सेन शहीदी को दिया गया है। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम है, तो PSVL याद रखिए पहले, PSVL-C54 याद रखिएगा, PSLC54 को भेजा गया। और भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा 18वां अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ पुरस्कार 2022 दिया गया गीतांजलि श्री को दिया गया, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है करंट का करवा रहे हैं। और स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के बारे में क्या सही नहीं है? तो पहले सही जान लेते हैं, एलिजाबेथ सेकेंड के बारे में क्या है। वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही, सही बात है। और वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई थी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा देखिए कि वह स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के बारे में सही नहीं है। तो सही कौन कथन है कि वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी, तो यही गलत हो गया। और यहाँ पर गलत ही पूछा था, तो इसीलिए ये सही नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ सेकेंड जो है सिर्फ 1 बार भारत आई थी। और नेक्स्ट देखिए, निम्न में से गलत मिलान को चुने। तो हृदय जो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना, और SEHAT सोशल एडेवर फॉर हेल्थ केयर एवं टेलीमेडिसिन इसका है फुल फॉर्म। और AMRUT का जो है अटल मिशन फॉर रिजुरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रयुक्त में से कोई सही नहीं है, गलत मिलान निकालना था, तो मतलब निम्नलिखित में से गलत मिलान है। और सॉरी, तीनों सही है और इसमें से कोई गलत नहीं था, तो इसीलिए डी आंसर हो गया। और G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है, सही है।
और G20 का सचिवालय लंदन में है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट देखिए तीसरा पॉइंट जो है गलत है। अध्यक्ष पद पर चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह सेकेंड में है, और जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है, तो यही गलत है। अब देखिए यूपीपीसीएस झारखंड 2023 परीक्षा तिथि 12/2/2023 को जो हुआ था उसका क्वेश्चन जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? किरिल गेबेगिरियन है। और नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिजाल अधिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया है 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग अति महत्वपूर्ण है। और ड्रम ऑफ सेंट के रचयिता कौन है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री है। और WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर गुजरात में किया जा रहा है। और व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस काल के लिए है? तो 2021-22 से 25-26 तक के लिए है। और नेक्स्ट देखिए भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो वाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के तहत किया गया। और नेक्स्ट देखिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही सुमेलित निम्नलिखित सूची है। तो देखिए इस्माइल है, तो ये जो है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण है, सेहत है रक्षा से, और स्वनिधि है आवास एवं जो है नगरीय मामले से, और सार्थक है शिक्षा से। सार्थक है शिक्षा से, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? तो यूनिसेफ ने किया था। और चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादक प्रणाली है, यह संबंधित है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। और नेक्स्ट देखिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया गया? तो यूनिसेफ। और जेफ बेजोस ने स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो ब्लू ऑरेंज है। तो सभी का सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है 2023 में संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? तो विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, और प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। $डॉलर में नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो भारतीय रुपया। जन समर्थ पोर्टल संबंधित है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से। और नेक्स्ट है कि किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि भारत चलो और भारत से जुड़ो? जापान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया था। और किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो आशा कर्मी को हुआ है। और नेक्स्ट देखिए आत्मनिर्भरता भारत नवंबर 2020 से स्टार्ट है, और PM वाणी जो है दिसंबर 2020 से है, और PM कुसुम जो है 2019 से है, और आयुष्मान भारत 2018 से चलाया गया है। और नेक्स्ट देखिए भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? IISC बेंगलोर। और केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कि कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का। और देखिए राजस्थान CET का अब देखिए, ठीक है, परीक्षा 4/2/2023 शिफ्ट 1 और 2 है। तो 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था? तो मच्छू नदी पर बनाया गया था। द एडिसन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ने रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वह है हरियाणा। और प्रभा अत्रे
पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत और राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष थी। तो 18 दिसंबर 2022 के अनुसार श्रीमती रेखा शर्मा हैं। और किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और बारदोली की महिलाओं के तरफ से गांधी जी ने उसको सरदार की उपाधि दिया था। तो उनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है यूक्रेन के। और भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? पूनम गुप्ता है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत के रैंक क्या है? तो छठवां है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। देखिए अहमदाबाद टेस्ट राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया तो 36वां। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आशा पारेख को किया गया था। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के 33वें मुख्यमंत्री हैं। और चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में स्थित है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। और भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण। और नेक्स्ट देखिए भारत के किस राज्य में 68वीं नेशनल ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित की गई है? केरल में। और 2024 देखिए 2024 के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस फ्रांस करेगा। और फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता के लिए में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनर अप रही? रूबल शेखावत। और गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो चिरंजीवी को किया गया। और नेक्स्ट देखिए ठीक है परीक्षा तिथि 5/2/2023 शिफ्ट 1 और 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं नेपाल सहयोग का परिणाम है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार राजीव कुमार है। राजीव कुमार है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। और लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से हैं। और सेल्यू फर्स्ट है एक अंतरिक्ष स्टेशन है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो 18 दिसंबर 2022 के अनुसार समीर वी कामत है। DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। और किसने 8/10/2022 को कोलालमपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? पंकज अडवाणी ने जीता था। और किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रिसिटी बैंक गारंटी जारी की गई? तो HDFC। और येलेस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वे किस देश के हैं? तो बेलारूस के हैं। और नेक्स्ट देखिए संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी? तो उज्बेकिस्तान ने किया था। कौन सुनो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 की कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था? तो जिसका हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई कर्नल प्रेमचंद था। और भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? गुलाम अब्बास मुंतशिर है। भारत सरकार ने डैश तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है 2025 तक। और आर प्रज्ञानंदा किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो शतरंज का है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो SpaceX कंपनी द्वारा। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया SEWA की स्थापना के लिए जानी जाती है। और 76वें स्वतंत्रता गणतंत्र पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस
वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है। 2047 तक आर्टेमिस फर्स्ट नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया। तो नासा द्वारा और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश। और नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? फिलीपींस। और बंकिम राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत ने डैश पदक जीते? तो 61। और कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो कैच ब्रिज। और द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मकार्थी को। और नेक्स्ट देखिए आप परीक्षा तिथि 11/2/2023 शिफ्ट 1 और 2 का क्वेश्चन देखेंगे करंट का। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किस टेनिस को में कांस्य पदक जीता है? तो मनिका बत्रा ने जीता है। और सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो 8 साल पूरा हो गया। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में 76वां पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। और किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने जीता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति तथा हॉर्निबल उत्सव का उद्घाटन किया गया नागालैंड में हॉर्निबल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। और 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? तो साबरमती नदी पर बना है। और माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन से देहांत हो गया कौन थी? तो सविता कंसवाल थी। और नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए? तो वशिष्ठ त्रिपाठी, प्रतिभा रे और स्वामी सच्चिदानंद। नटराजन चंद्रशेखर को ये पुरस्कार नहीं दिया गया, बाकी तीनों को दिया गया था। और नेक्स्ट देखिए सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है किस खेल से जुड़ी है? तो एथलेटिक्स से है। और प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है? हेलीकॉप्टर है। प्रचंड क्या है? हेलीकॉप्टर है। प्रचंड क्या है? हेलीकॉप्टर है। और आरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकसित करना है? तो स्कूल। और निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो स्वांते पावो चिकित्सा क्षेत्र में स्वांते पावो ने जीता है नोबेल प्राइज। और देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत 63वें स्थान पर है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक CPPI में 2023 में भारत 63 में से 8वें स्थान पर आ गया। पहले जो था 63वें स्थान पर था जलवायु परिवर्तन में प्रदर्शन सूचकांक में, लेकिन अभी वर्तमान में भारत 8वें स्थान पर, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन में भारत 8वें स्थान पर है। और नेक्स्ट देखिए निसार नासा व इसरो के मध्य दोहरी अवशिष्ट संश्लिष्ट द्वारक रडार उपग्रह परीक्षण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है निसार याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन जो है 11 पॉइंट जो है वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त GI टैग, ये हम लोग देख रहे हैं जनवरी 2023 से जून 2023 तक का करंट। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कि किस किस उत्पाद को GI टैग मिला है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है बनारसी पान को मिला है। और रामनगर भांटा बैगन को मिला है भंटा बैगन। और वाराणसी में लंगड़ा आम होता है, यूपी में काफ़ी फेमस है, लंगड़ा आम को भी GI टैग मिल गया है। हाथरस हींग को मिल गया। बंदा सजर जो पत्थर क्राफ्ट को मिल गया। आदम चीनी चावल को मिला है। मुजफ्फरपुर नगर का गुड़ को मिला है। अलीगढ़ का ताला को मिला है। प्रतापगढ़ का आंवला को मिला है। और बखीरा का जो है बांस बेर मिला है। और नगीना लकड़ी शिल्प को मिला है उत्तर प्रदेश के लिए GI टैग। अप्रैल 2023 का ये डाटा था। और नेक्स्ट आप देखिए तमिलनाडु में किसको किसको GI टैग मिला है दोस्तों। तमिलनाडु में मिला है मनपराई मरुक्कुकू को। और कंबन पनीर थ्राचाई अंगूर को। और मार्तडम शहद को। ऊटी बर्की कुरकुरा नाश्ता को। और मन मदुरई मिट्टी के बर्तन को। और सलेमा साबूदाना को। और थूथुकोडी
व्यत्रिलई को मिला है, और नेगामम सूती साड़ी को मिला है, और माई लाड़ी पत्थर की नक्काशी को मिला है, और मई लादू थुराई के थिक्कल को मिला है, रतन शिल्प को, और सोला बंधन व्यत्रिलई को मिला है। अप्रैल 2023 का ये डाटा था। और नेक्स्ट देखिए, लद्दाख को जो है मिला है दोस्तों लकड़ी की नक्काशी के लिए अप्रैल 2023 में मिला है। बिहार का मरचा चावल पश्चिमी चंपारण का है, अप्रैल 2023 में इसको मिला है। छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज चावल को मिला है अप्रैल 2023। और रीवा संदूरजा आम शरबती गेहूँ, और मेरेना गजक को मिला है। गॉड पेंटिंग को मिला है मध्य प्रदेश का। उज्जैन का बाटिक प्रिंट को मिला है। ग्वालियर का हसीलापुर कालीन को मिला है। जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट को मिला है। हैंडलूम साड़ी को मिला है। डिंडोरी का लोह शिल्प को मिला है। ये सब मध्य प्रदेश का है, और इनको जीआई टैग अप्रैल 2023 में मिला है। और जम्मू कश्मीर का आप देख लेते हैं, बासो हली पेंटिंग को अप्रैल 2023 में मिला जीआई टैग। और हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ स्तर पर अप्रैल 2023 में मिला है। और कांगड़ा चाय काफ़ी फेमस है, हिमाचल प्रदेश को मिला है इसके क्षेत्र में। तो वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इस प्रकार का वीडियो के लिए हमारे जीएस स्टडी विद सजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। देखिए, अब कुछ दिवस है उसके बारे में जान लेते हैं। हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन निस्संदेह एक आएगा, जैसे स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस कब मनाया था? 28 मई को मनाया गया। विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया? 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया? 3 नवंबर को। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाया। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया, अति महत्वपूर्ण है। और मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्री संबंध स्थापित हुआ है, तो मैत्री दिवस कब मनाया? तो 6 दिसंबर को मनाया गया। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 27 सितंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया। पराक्रम दिवस अति महत्वपूर्ण है, 23 जनवरी को मनाया गया है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया गया है। और नेक्स्ट देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया है। जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया गया। तो इसको अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। हाईलाइट भी कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, स्वतंत्रता वीर दिवस जो है 28 मई को महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल बीडी सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो इसके नाम पर क्या स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस मनाया। और विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को, ठीक है। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत परिवहन दिवस रूप में घोषित किया है। और 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये था। और देखते हैं अब जो टिक लगाए हैं, कलर किए हैं, वो पूछने का ज़्यादा बनता है। जैसे मैत्री डॉल्फिन देख लेते हैं पहले। देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अस्थायी समिति ने प्रति 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। और नेक्स्ट देखिए, अब देख लेते हैं कि जो है पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। और नेक्स्ट देखिए, वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये तमाम जानकारी जो है आपको था। उसके बाद देखिए, वर्ष 2022-23 में आए तूफान चक्रवात के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विपर्जॉय जून 2023 में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्र को प्रभावित हुआ था इस तूफान से। और ये इसका नामांकन जो है बांग्लादेश ने किया था। ये चक्रवाती तूफान था। और नेक्स्ट देखिए, इल्सा अप्रैल 2023 में के माह में आया था ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। और नेक्स्ट देखिए, मोचा जो है मई 2023 म्यांमार और बांग्लादेश के प्रभावित क्षेत्र था। और यमन ने इसका नामांकन किया था। और ग्रेबियल जो है फरवरी 2023
ऑकलैंड न्यूजीलैंड। और नेक्स्ट देखिए बम चक्रवात जो है दिसंबर 2022 अमेरिका कनाडा। और मेड्रेस दिसंबर 2022 भारत में चेन्नई तट। और नलगे पेंग नवंबर 2022 फिलीपींस। और जूलिया अक्टूबर 2022 मध्य अमेरिका। शतरंग अक्टूबर 2022 बांग्लादेश थाईलैंड। ठीक है, ये तमाम जानकारी था। उसके बाद देखिए अब 23 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। कर्नाटक में विधानसभा सीट कितना था, 224 था। और विभिन्न चरणों में चुनाव, ठीक है, देखिए कर्नाटक में कितना था, 224 था। और विभिन्न चरणों में चुनाव जो हुआ है, एक चरण में चुनाव हुआ है कर्नाटक में। कांग्रेस ने 135 सीट लाया है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है वहाँ। मेघालय में 60 सीट है विधानसभा सीट, और जिसमें कि विभिन्न चरणों में चुनाव हुआ है और एक चरण में ही चुनाव हुआ। नेशनल पीपुल्स पार्टी 26 सीट लाई थी वहाँ। नागालैंड में 60 सीट है और एक ही चरण में चुनाव हुआ है। और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25 सीट लाया है और त्रिपुरा में 60 सीट है। और इसमें जो है एक ही चरण में चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है त्रिपुरा में 32 सीट लाके सबसे बड़ी पार्टी त्रिपुरा की बन गई है। और देश में भी सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बीजेपी ही है। और नेक्स्ट देखिए अब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको जो है स्किप करके किसी दिन करा देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम से मतलब अति महत्वपूर्ण है, उसी को हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन वरुणा भारत सरकार द्वारा चला गया है। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार चलाया। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस चलाया। ऑपरेशन सिद्धार्थ भारतीय वायुसेना चलाया। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआई और ईडी द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई और एनसीबी द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र जो है सीबीआई द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया, अति महत्वपूर्ण है। और ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया, अति महत्वपूर्ण। और ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा से संबंधित। और ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार चलाया है। ठीक है, तो आप सब के बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या काम था। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑपरेशन करुणा जो है भारत सरकार म्यांमार के चक्रवाती मोर्चा से प्रभावित लोगों को मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। और ऑपरेशन कावेरी है भारत सरकार के द्वारा सूडान में चल रही गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। और आईएनएस सुमेधा के द्वारा 3,862 व्यक्ति को भारत लाया गया। तो अति महत्वपूर्ण है ऑपरेशन कावेरी, याद रखिएगा। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण ये चलाया गया है। और ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड उद्देश्य राज्य में तीर्थ स्थलों पर पर्यटकों स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना। और नेक्स्ट देखिए अब तो थोड़ा सा ये सब उतना ऑपरेशन नहीं लगता है। जैसे देखिए ऑपरेशन जो है नारकोस रेलवे सुरक्षा के लिए चलाया गया है। जून जो है 2022 में रेलवे सुरक्षा बल रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था नारकोस। और ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल यात्रियों में खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए चलाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन गंगा जो है केंद्र सरकार रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार और ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की था। और नेक्स्ट देखिए विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड है। ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 जो है गोबलिन मोड को स्थान दिया है। मरियम वेबस्टर ने गसीली डिथिंग को दिया है टिंग को। और नेक्स्ट देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को दिया है। और कॉलिंस डिक्शनरी जो है परमाक्रेसिस दिया है, होमर दिया है। और गैस लाइटिंग को दिया है, गैस लाइटिंग। और गोबलिन मोड को दिया ऑक्सफोर्ड ने। तो ये तमाम जानकारी था। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ये पूछा जाता है कि 2023 में विश्व प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन कौन है। तो सेलेंट सोलो जो अर्जेंटीना विश्व मौसम विज्ञान की संगठन की पहली महिला सचिव है। और मेनुएला रोका बोटे जो है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है। डीना बेलुआर्ड जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। नताशा पर्क मूसर जो है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। और जॉर्जियो मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। और रेयाना
बरनाबी जो है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। और नोरा अल मतरोसी जो है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। और जो है नेक्स्ट देखिए सना रामचंद्र गुलबानी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर है। और नेक्स्ट देखिए ये जो है ठीक है ऑपरेशन दोस्त परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को 7.8 रिएक्टर तीव्र वाला विनाशकारी भूकंप आया। भूकंप को किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ में मापते हैं और मर्करी स्केल में मापते हैं और रिएक्टर स्केल में मापते हैं। 3 तरह का स्केल होता है भूकंप नापने के लिए, मेजर करने के लिए। सबसे ज़्यादा दिन में 2 बार भूकंप जापान में आता है, याद रखिएगा। और भारत ने तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमों को भेजा। और भारतीय वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर, देखिए ग्लोब मास्टर विमान को इस ऑपरेशन में लगाया गया। और भारत ने तुर्की और सीरिया में इस खोज और राहत अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया। तो ग्लोब मास्टर, देखिए ग्लोब मास्टर ठीक है, तो ग्लोब मास्टर था। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन गंगा जो है परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स है। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को और लोगों को बाहर निकालना था। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ऑपरेशन गंगा से, ठीक है। और भारत में इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देश और 147 देशों के नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला गया। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क के यूके के उत्तरपूर्वी भाग का हिस्सा था। अन्य बिंदु जो है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है, पूछा जाता है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। यूक्रेन की सीमा साझा करने वाले देश हैं रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और एजोव सागर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की है, ये भी याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि देखिए कि तमिलनाडु में झीलों की सर्वाधिक संख्या है। और तमिलनाडु में झीलों की सर्वाधिक संख्या है। और जल संरक्षण योजना में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। जल संरक्षण में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कुछ आज फटाफट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर से लाइन बाय लाइन कराएंगे, बोलिएगा। तो गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूज़र हैं। और बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूज़र हैं। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट जो है नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी हुआ है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया है। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। 19 बड़े राज्य में अंतिम 2 स्थान पर हैं बिहार 19वां और उत्तर प्रदेश का 18वां। यही दोनों याद रखना है, बिहार का 19वां है। और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर त्रिपुरा है। छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान लक्षद्वीप का, केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान दिल्ली का है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सभी का डाटा नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट था ये। और देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडियन रैंकिंग 2023 NIRF इंडियन रैंकिंग 2023 जून 2023 में जारी हुआ। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमारी रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया। 8वां संस्करण था। तो अब देख लेते हैं कौन क्या है। देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग, पहला जो है समग्र ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास लगातार 5वीं बार। IIT मद्रास याद रखिए, एग्जाम में IIT मद्रास दिखेगा तो कानून के टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय श्रेणी में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास है। और प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद है। चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली है। और विधि कानून श्रेणी में जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की है। और इनोवेशन श्रेणी में IIT कानपुर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद है।
कॉलेज श्रेणी में जो है मिरांडा हाउस दिल्ली है। कृषि और संबंध से क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, यह रिपोर्ट इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग 52% आबादी 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूजर है और बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूजर हैं। ये तमाम जानकारी जो है आपके मतलब पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, आप इसको बार बार देखिए और आपका निसंदेह एग्ज़ाम निकलेगा, और जिसका एग्ज़ाम निकलेगा तो थोड़ा सा मतलब नोटिस कीजिएगा, और उसके बाद फिर हो सके तो मेरा जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में आप जान लेते हैं। 7वां संस्करण है, तो पूछता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार जो जारी किया है, कौन सा संस्करण था? तो भाई 7वां संस्करण था। और जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। तो यही याद रखना है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। और रिपोर्ट में इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर को याद रखिएगा, और सूरत का गुजरात है, और नवी मुंबई को इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो इंदौर लगाइएगा, दूसरा है सूरत तो गुजरात में पड़ता है, और नवी मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। पहला दूसरा तीसरा रैंकिंग हो गया। और नेक्स्ट देखिए, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र को किया है। और नेक्स्ट इससे जो क्वेश्चन आएगा कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। और नेक्स्ट जो है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको हम करा रहे हैं। देखिए, दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत में है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर कोलकाता है, हुगली नदी तट पर बसा है। भारत का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर कौन है? कोलकाता है। और भारत का सबसे प्रदूषित शहरों में दरभंगा तीसरे स्थान पर, जबकि पटना छठे स्थान पर है। तो इसको भी याद रखना होगा। और देखिए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 जो है, इसको जो है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है। बड़े राज्यों में हरियाणा का स्कोर उच्चतम है 0.6948, और छोटे राज्यों में सिक्किम को है। इस सूची में बिहार का स्थान 15वां है, बिहार का स्कोर 0.46 है। और इंडियन इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जुलाई 2022 में जारी किया। प्रथम स्थान कर्नाटक का, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान मणिपुर का है। और नेक्स्ट देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन जो है अधिक महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन वही कराया जा रहा है जो कि आएगा। देखिए, हुरनो इंडिया रिच लिस्ट 2022, प्रथम स्थान जो है गौतम अडानी का, द्वितीय स्थान मुकेश अंबानी का, और तृतीय स्थान सारास एस पूनावाला को है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में गौतम अडानी प्रतिदिन 1612 करोड़ रुपए कमाते हैं। और ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान बोनार्ड अर्नोल्ड का है। और नेक्स्ट देखिए, 9वां स्थान इसमें मुकेश अंबानी का है, भारतीय RIL के पूर्व अध्यक्ष हैं। और नोट 2023 के अरबपतियों के लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है, और भारत में कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में हैं। और नेक्स्ट देखिए, 2022 का फॉर्च्यून ग्लोब 500 सूची, प्रथम स्थान वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है, उसको मिला है। 58वां स्थान भारत की कंपनी LIC को मिला है। टॉप यह लिस्ट था। उसके बाद फिर देखिए, ठीक है, टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति, भारत के कुल 2 व्यक्तियों को इस पत्रिका में टॉप 100 में जगह दी गई है। तब पहला फिल्म अभिनेता शाहरुख खान है, और उसके बाद फिर जो है 2023 में दिया है, 2022 में करुणानंदी को दिया था। और फिल्म निर्देशक SS राजमौली, इसके अतिरिक्त भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी और टीवी एंकर पद्मा लक्ष्मी भी शामिल है। और देखिए, 2022 में गौतम अडानी और खुर्रम परवेज को ये पहले से मिल चुका है। और टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर देखते हैं। अब देखिए, पहला कंप्यूटर फ्रंटियर है, सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका का है। एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रंटियर किस देश का सुपर कंप्यूटर है, तो अमेरिका का है। फुगागो सुपर कंप्यूटर किस देश का है, जापान का है। और लूमी किस देश का सुपर कंप्यूटर है, फिनलैंड का है। ये 3 रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में। और देखिए, अब भारत का स्थान और भारत का कौन कौन कंप्यूटर है।
75वां स्थान इसको मिला है। भारत का एक एरावत सुपर कंप्यूटर है जिसको सी डैक कंपनी पुणे द्वारा विकसित किया गया है। और 131वां स्थान भारत की परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है, सी डैक पुणे द्वारा विकसित किया गया था, इनको मिला है। और 169वां प्रत्यूष भारत का सुपर कंप्यूटर है, IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया, उनको मिला है तीसरा स्थान। तो तमाम जारी जानकारी आप तक पहुंचाया जा रहा है GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आप जो है एक प्रभावी शिक्षक बनिए और बिहार का नाम रोशन कराने में अहम योगदान दीजिए, यहाँ का शिक्षा स्तर को बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभाइए। तो इसके लिए GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, निसंदेह आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, फोर्ब्स अरबपति सूची 2023। फर्स्ट जो है बोनार्ड आरानो एंड फैमिली, फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइकून कंपनी है। और सेकेंड है एलन मस्क की टेस्ला। और 9th में मुकेश अंबानी रिलायंस का इंडस्ट्री का है। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। और फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची में जो है फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। निर्मला सीतारमन का 36वां स्थान है, रोशनी नादर मल्होत्रा का 35वां स्थान है, माधवपुरी बुच का 54वां स्थान है, सोमा मंडल का 67वां स्थान है, किरण मजुमदार शाह का 72वां स्थान है और फागलुनी नायर का 89वां स्थान है। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट देखिए, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में प्रथम स्थान लंदन यूके का, द्वितीय स्थान म्यूनिख और सियोल का, और 103वां स्थान मुंबई भारत का प्रथम है। और 114वां स्थान जो है बेंगलुरु का है। प्रथम स्थान 2022 में जब बात करें तो लंदन का था, द्वितीय म्यूनिख का था, और 106वां था स्थान मुंबई का, और 110वां स्थान बेंगलुरु का था। जबकि इस बार जो है 103 स्थान मुंबई भारत का प्रथम स्थान पर रहा है। और देखिए, वर्ष 2023 के विश्व में शीर्ष 50 महानतम स्थान है। टाइम्स पत्रिका इस सूची को जारी किया है। प्रथम स्थान टाम्पा फ्लोरिडा अमेरिका का है। भारत के 2 स्थान इस सूची में शामिल है, लद्दाख का 31वां स्थान और मयूरभंज जो है 32वां स्थान है। तो नेक्स्ट देखिए, टाइम पत्रिका में इसको जगह दिया था। और नेक्स्ट बने रहिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको निसंदेह दिखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, भारत का नया संसद भवन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। तो सबसे पहले जो संसद भवन का डिजाइन किया था लुटियंस ने किया था, ये भी याद रखिए। लेकिन अब नया संसद भवन बनाया गया है। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। नींव कब रखा था? तो 10 दिसंबर 2020 को। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। कितना रुपया का सिक्का लॉन्च किया है? 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है। अगर आपके पास करंट का ये बुक है तो उसको कलर कर लीजिए, 75 रुपये का ये बुक है, या हो सके तो ले लीजिए। और भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी कंपनी कर रहा है? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना द्वारा किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा, याद रखिएगा। और आर्किटेक्ट कौन है, यानी इसका वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। जबकि पुराना संसद भवन का कौन था? तो लुटियंस था। और आर्किटेक्ट कौन है इसमें? बिमल पटेल है। द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन की विशेषता क्या है? इसका आकार त्रिकोणीय है। नई संसद भवन 3 मुख्य द्वार है, जिसका नाम जल सेना, थल सेना और नभ, जल थल नभ को समर्पित इस टाइप से याद कर लीजिए, जल थल नभ। और नेक्स्ट देखिए, नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, नभ और थल को क्रमशः ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार और कर्मदान। तो देखिए, जल का मतलब होता है ज्ञान द्वार, थल का मतलब हो गया शक्ति द्वार, और नभ का मतलब हुआ कर्म द्वार का नाम दिया गया है। ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। याद करने के लिए ट्रिक था। संसद भवन में राजस्थान में लाए जाने वाले ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, कहाँ से लाया गया है? तो राजस्थान से लाया गया।
संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है। किससे बना है? कांस्य से बना है। इसका कुल वजन जो है 9500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 65 मीटर है। ऊंचाई कितना है? 65 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 का सेट याद रखिएगा 888 और राज्यसभा कक्ष में 384। लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384 प्रतिनिधि बैठने की व्यवस्था है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 2026 के बाद, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सीटें का आवंटन अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसीलिए 888 लोकसभा में रखा गया है और राज्यसभा में 384 रखा गया है। इनको भी ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नदी के साथ पवित्र संगोल याद रखिएगा, और कि नंदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना की है। संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। तो याद रखिए, संगोल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो राजदंड कहा जाता है। संगोल को हिंदी में क्या कहा जाता है? राजदंड। और इसके साथ किसको रखा गया है? नंदी को रखा गया है। और इसका इस्तेमाल चोल, ठीक है, चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। और चोल साम्राज्य का संस्थापक के बात करें तो विजयालय था, ये भी याद रखिएगा। और स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। और संगोला सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है। संगोल जो है सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है, क्योंकि जो है एक राजा आया, वो जाएगा तो दूसरा आएगा। इसी तरह से संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान प्राचीन काल से ही रहा है और तमिल संस्कृति की शान रही है। तमिल संस्कृति की संगोल क्या रही है? शान रही है। याद रखिएगा, यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसका शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। नंदी बैल जो है, नंदी क्या है? तो बैल है और ये न्याय का प्रतीक है। और एक बात, जबकि संगोल का क्या था, जब एक राजा सत्ताच्युत होता था तो संगोल दूसरे राजा को वो स्वप्रेम भेंट करता था और उनको देता था। तो ये सत्ता हस्तांतरण की पहचान है संगोल। और नंदी क्या है? तो नंदी जो है बैल है, याद रखिएगा, वहाँ कन्फ्यूजन करा देगा आपको, ठीक है। तो हम सारे टॉपिक को बता रहे हैं, ठीक है। नंदी क्या है? बैल है जो कि न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर पर आधारित है। वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। संसद परिषद में बरगद वृक्ष को भी लगाया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वृक्ष क्या है? तो बरगद है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं 2022-23 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। देखिए, मई 2023 में जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने का हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। और देखिए, मई 2023 में जो है औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। और अप्रैल 2023 में विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। और अप्रैल 2023 में ही द्विपक्षीय संबंधी को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौता किए गए हैं, भारत और रोमानिया के बीच में किया गया है। और मार्च 2023 में अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये भारत और मेक्सिको के बीच में हुआ है। और नेक्स्ट है फरवरी 2023 में राजकीय और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट के लिए समझौता हुआ, भारत और फिजी के बीच में हुआ है। और फरवरी 2023 में हवाई सेवा समझौते हस्ताक्षर हुआ है, भारत और गुयाना के बीच में हुआ है। और जनवरी 2023 राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौते हस्ताक्षर हुआ, भारत और पनामा के बीच में हुआ है। जनवरी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर हुआ, भारत और यूएई। तो अति महत्वपूर्ण चीज़ अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको कहिएगा तो अलग से बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलिए इसका अलग से बनाते हैं, वीडियो में बने रहिए। जस्ट तुरंत थोड़ा सा वेट कीजिए, पानी पी कर इसको बनाते हैं।
तब तक के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और ये भारत के प्रमुख पदाधिकारी के बारे में हम आपको बताने के लिए आएंगे। जस्ट थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, तब तक के लिए आप जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को फटाफट शेयर लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, भारत की प्रमुख पदाधिकारी। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।